साथियों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं इस विषय के बारे में, जो इसकी हिस्ट्री है बाबरी मस्जिद के मसले की, और जो आर्कियोलॉजिकल पोजीशन है, वो दोनों आपके सामने बहुत अच्छे विस्तार के साथ, एविडेंस के साथ रखी गई है। पहले हमारे भाई गौतम साहब ने, और फिर अब प्रोफेसर विलास खरात ने। और ये बात भी आपको याद दिलाई गई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के दिमाग के बारे में कही थी कि ब्राह्मण ब्रेन के अंदर और भी कई ब्रेन होते हैं। उसमें प्याज की तरह आप अगर एक लेयर उतारेंगे तो दूसरी और निकलेगी, दूसरी उतारेंगे तो तीसरी और निकलेगी। और हमारी समस्याओं की बड़ी जड़ बुनियाद ये है कि हम उसके षड्यंत्रकारी दिमाग को और उसकी चालों को सही समय पर नहीं समझ पाते। बहुत दिन तक हमको मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाता है, और जब बहुत नुकसान हो चुकता है तो कुछ समझ में आना शुरू होता है। इससे पहले कि मैं अभी भूलूं, एक बात जो हमारे प्रोफेसर विलास खरात साहब ने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पांडे नामी जज के ताला खोलने वाले जजमेंट के बारे में कही थी, उसमें काला बंदर का उन्होंने तस्करा किया। शर्म आती है कि हमारे देश की जुडिशरी किस स्तर तक गिर चुकी है। जज साहब ने खुद लिखा है अपनी किताब में, जिसको कोट किया विलास खरात ने, कि मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, यही एप्लीकेशन सामने थी ताला खोलने वाली, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने देखा कि मेरे कोर्ट के कमरे की खिड़की पे काला बंदर बैठा है, और उसे लोग खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो खिला नहीं रहा, मुझे घूर रहा है। तो मैं समझ गया कि वो मुझको ये आदेश दे रहा है कि जल्दी से एप्लीकेशन स्वीकार करो। बंदर बोल रहा है, ऑनरेबल काला बंदर। और ऑनरेबल काला बंदर के ऑर्डर पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जल्दी से ऑर्डर लिख दिया। उसके बाद उठ के वो फौरन घर चले गए। जो बात विलास खरात कहना भूल गए, और वो भी समय की वजह से, वो ये कि फिर काला बंदर उनके घर पे पहुंच गया। ये है हम कहां जी रहे हैं, क्या लेवल हो गया हमारे देश का। ये बात तो मैंने बीच में याद दिलाने के लिए कही। लेकिन मैं इन सारे जो हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कहे गए यहाँ, वो और जो अभी बहुत बाकी हैं, वो उन सब का जिक्र न छोड़कर आज एक बात बहुत ही उम्मीद के साथ और यकीन और विश्वास के साथ आप सबसे कहना चाहता हूं। मंच पर जो इस वक्त कहकशां उतरी हुई है, और जो इस वक्त बहुत ही सच्चे और बहादुर किस्म के जेन्युइन लीडर्स बैठे हुए हैं, इनको गवाह बनाकर आपसे कहता हूं, असल में हमको अपनी हर लड़ाई अलग अलग लड़ने के बजाय मिलजुल कर लड़ने का आज फैसला करना चाहिए। आज और अभी इसी समय आप सब खड़े होकर मेरे इस बात का समर्थन कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम सबको अपनी तमाम लड़ाइयां मिलजुल कर लड़नी चाहिए। यही उद्देश्य है बामसेफ का, यही संदेश है भारत मुक्ति मोर्चे का। बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये केस कोर्ट में शुरू से मुसलमानों और बुद्धिस्टों ने मिलकर लड़ा होता, और अगर हमारे सिख भाइयों को भी उसमें शरीक किया होता, कैसी शानदार बात हमारे अभी सिख लीडर ने कही है, फिर एक बात भी उसमें से ऐसी नहीं है जिसको कोई झुठला सके। अगर हमने इस केस को शुरू से कोर्ट्स ऑफ लॉ में सबने मिलजुल कर लड़ा होता, तो मैं नहीं समझता
काला बंदर हो या लाल बंदर, किसी के होते हुए ये जजमेंट आ सकता था। हमें ये गलती भी स्वीकार करनी पड़ेगी, और गलती स्वीकार करने का मतलब है उसको सुधारना, भविष्य में सुधारना। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस मंच के सच जाने के बावजूद और ऐसी अनथक मेहनत होने के बावजूद कि जितने मजलूम और पीड़ित और शोषित समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमी और चूक हो रही है कि हम अपनी बहुत निर्णायक लड़ाइयां भी अलग अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों ने इस केस को इस तरह लड़ा जिस तरह वो मुसलमानों का मसला है। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्समैन हूं। अब मैं स्पोक्समैन नहीं हूं, मैंने स्वास्थ्य की वजह से रिजाइन कर दिया। लेकिन आज मैं इस मंच पर खुल्ला कह रहा हूं कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में पिछले 6 साल से ये बात कह रहा हूं कि इस केस को मुसलमानों को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। और मैं ये इस बात की गवाही देता हूं कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया कि दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक चलाओ, और ये फैसला किया कि खाली मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन, सिख, SC ST के लोग, OBC के लोग, लिंगायत, माइनॉरिटीज, सारे मजलूम समाज के लोग इकट्ठा हों। और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस सिलसिले में पहली मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में सारे ही लीडर्स आए, सिख भाई भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, बौद्धिस्ट भी आए, OBCs भी आए। वामन मेश्राम ने उस पहली मीटिंग में आकर क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम 500 जलसे अपने खर्चे से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जलसे अपने खर्चे से करने को तैयार है। अभी जो गौतम भाई ने बात कही थी कि बुद्धिस्ट समाज की तरफ से 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई, एक रिट पिटीशन डाली गई, और यह कहा गया कि इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस में हम बुद्धिस्टों की बात भी सुनी जाए। 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन या वो पिटीशन एडमिट भी हुई, एक्सेप्ट भी हुई, और वो उसको मुसलमानों वाले इस केस के साथ अटैक कर दिया गया और ये कह दिया गया कि इसको साथ सुना जाएगा। सुना एक दिन भी नहीं गया, और आखिरी दिन, एक दिन पहले उस केस को अलग कर दिया गया, और क्योंकि उनको इसको हिंदू मुस्लिम मसला बनाना था। ये एक पॉलिटिकल मसला था, ये कहीं से न धार्मिक मसला है न कुछ है, ये पहले दिन से पॉलिटिकल मसला है। उनको ध्रुवीकरण करना था, पोलराइजेशन करना था, उनको SC ST और OBC को हिंदू बनाना था। इसके लिए वो 50 किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, और ये बात को भी SC ST समाज के लोग मानते हैं कि ज्यादातर लोग जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने और डिमोलिश करने गए थे वो OBC समाज के लोग थे, वो SC ST समाज के लोग थे। लेकिन मैं श्रेय देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये काम आगे बढ़ेगा। ये जो अवेयरनेस पैदा करने का, एक जागरूकता पैदा करने का एक मुसलसल अनथक अभियान आप चला रहे हैं देश भर में, उसके नतीजे में अब तेजी के साथ मैं ऐसा देख रहा हूं ग्राउंड पर कि OBC समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम गुमराह किए गए थे, हमको गलत बताया गया था। SC ST समाज के लोग भी कह रहे हैं। इसलिए ऐ नौजवानों, आप सबको मैं ये बात आह्वान करता हूं कि अब आप इस बात पर जोर दीजिए, और इस मंच पर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम से मैं आप सबकी तरफ से निवेदन करता हूं कि अब जो बुद्धिस्ट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हमको पूरी तरह प्रेस करना है और मिलजुल कर कोशिश करनी है कि वो एप्लीकेशन सुनी जाए। सीनियर मोस्ट लॉयर्स को एंगेज करना है और मीडिया के सामने द्वारा देश के सामने ये बात लानी है कि ये मसला सिरे से हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, ये तो एक ब्राह्मण षड्यंत्र था। वो दरअसल पूरी अयोध्या, एक वो जगह नहीं, पूरी अयोध्या बौद्ध विहारों से भरी हुई थी। वो बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था। मैं 20 साल पहले अयोध्या के अंदर मैं बहुत काफी समय गुजार कर मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। मुसलमानों ने उसकी हिस्ट्री लिखी है, उर्दू और पर्शियन में लिखी है, और उसमें लिखा था कि ये खालिस बौद्धिस्ट सेंटर था, यहां पर कोई भी राम मंदिर नहीं था। जब राम ही नहीं था तो राम मंदिर क्या होगा? आप सोचो जरा, क्या आपके परिवार में अभी ऐसे सैकड़ों लोग नहीं हैं जिन तक अभी सही ज्ञान नहीं पहुंचा, जिन तक अभी सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची? क्या आप अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते? अभी मैं कुछ फुल टाइमर साथियों से बात कर रहा था और मैं उनसे मोहब्बत के साथ ये निवेदन कर रहा था कि समय कम है, काम ज्यादा है। दोस्तों, मेहनत बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ।
कोशिश बढ़ाओ। मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता, लेकिन मोहब्बत के साथ अपना ये एहसास रखना आपका अपना फर्ज समझता हूं कि जितनी मेहनत वामन मेश्राम खुद अकेला कर रहा है और इसके करीबी साथी ये कुमार काले, ये विलास खरात और इनकी फैमिलीज कर रही हैं, अगर आप इसकी 10% मेहनत कर दें तो मैं समझता हूं 20 साल के अंदर देश में क्रांति आ जाएगी। हम जब अधिवेशन में जमा होते हैं तो हमारे अंदर एक खास स्पिरिट आ जाती है, एक खास जोश आ जाता है, मगर मुझे कहने तो बुरा न मानना, हम अपने घर जाने के बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। हम उस तरह का काम नहीं करते जिस तरह हमें काम करना चाहिए, और ये दरअसल एक क्राइम है। हमारे सामने एक विचारधारा आई है जोड़ने वाली, और वो विचारधारा जो तोड़ने वाली है वो क्यों कामयाब हो रही है? तोड़ने, भारत को, देश को तोड़ने वाली विचारधारा को नाकाम बनाना है। और ये खुदा ने हमको और आपको चुना है कि हम ये मुकद्दस और पवित्र काम करेंगे कि इस विशाल देश को, इस जबरदस्त मुल्क को जिसकी जबरदस्त हिस्ट्री रही है। मैंने अशोका द ग्रेट की तारीफ पढ़ी है, क्या न्याय था उस जमाने में, कितनी तरक्की थी उस जमाने में। हमको उस दौर को और वापस लाना है और सबको मिलजुल कर संघर्ष करना होगा, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी, विश्वास के साथ एक दूसरे का सहयोग देना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आप सोचिए जरा, एक जमाने में ब्राह्मण समाज ने षड्यंत्र करके मुसलमानों और सिखों को लड़ाया था। मैं उस पूरी हिस्ट्री को याद दिलाना नहीं चाहता। जब देश का विभाजन हुआ था तो कितने मुसलमानों ने सिखों की हत्या की थी और कितने सिखों ने मुसलमानों की हत्या की थी। ये उस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का असर था, मगर झूठ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता। अब मुसलमान भी पहचान रहे हैं और यहां से लेकर विदेशों तक पहचान रहे हैं, सिख भाई भी पहचान रहे हैं कि हमारे और उनके दरमियान एक झगड़ा पैदा किया था किसी तीसरे षड्यंत्रकारी शैतान ने। अब हम जब आपस में दूसरे को पहचान रहे हैं, उस राक्षस को पहचान रहे हैं, तो आप देखिए कि अभी करतारपुर में क्या हुआ, कितनी बड़ी खुशी मिली पूरे देश के सिख भाइयों और बहनों और नौजवानों को। और मैंने उसी समय एक मुबारकबाद का संदेश जारी किया और मैं हैरान रह गया। 24 घंटे के अंदर मेरे पास तकरीबन 1 लाख से ऊपर सिख नौजवानों, भाइयों और बहनों के संदेश भारत से और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप से आए, शुक्रिया अदा करने के लिए। इसलिए कि बाबा गुरु नानक के दर्शन उस जगह जाकर करना ये कितनी खुशी की बात है सिख भाइयों और बहनों के लिए और हम सब के लिए। ये वो लोग जानते हैं जो बाबा गुरु नानक की शख्सियत को, उनके कैरेक्टर को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी टीचिंग्स और उनकी रहनुमाइयों को जो लोग जानते हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मुसलमानों पर तो हुआ ही है, बुद्धिस्टों पर उससे पहले हुआ। महात्मा गौतम बुद्धा जो इस मुल्क में सबसे चीखती चिल्लाती आवाज थी उस मूर्ति पूजा के खिलाफ, जो मूर्ति पूजा दरअसल एक सोर्स होती है एक्सप्लॉयटेशन का, अनपढ़ बेपढ़े लिखे लोगों सबको अपना गुलाम बनाने का, कितनी चीखती चिल्लाती आवाज थी महात्मा गौतम बुद्धा की, बाबा गुरु नानक की, महावीर जैन की। और ये सब बराबरी का संदेश देने वाले लोग थे। जो लोग ना बराबरी पर यकीन रखते हैं, ऊंच नीच पर उनके पूरे आस्थाओं की बुनियाद है, उन्होंने इन सब को कुचल कर रख दिया है। और मैं आखिर में एक बात पॉजिटिव कहना चाहता हूं, ये जितने कानून नए बन रहे हैं, चाहे वो CAA हो जो पहले CAB था और चाहे वो NRC हो, ये सारे कानून मैं आपको बताऊं आपकी कोशिशों के नतीजे से डर कर बनाए जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए, आप अभी तक खुद अपने इस आंदोलन और इस संघर्ष की अहमियत को शायद उस तरह नहीं समझ रहे। आप सोचिए, उनको इस बात का ये यकीन हो रहा है कि अब ये सिख, अब ये बौद्ध, अब ये जैन, अब ये क्रिश्चियन, अब ये आदिवासी, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमानों और सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उन्होंने एक बार फिर इनके दरमियान लड़ाई पैदा करने के लिए मुसलमानों को एक कानून से अलग कर दिया, इन सब को अलग कर दिया, ताकि मुसलमानों को ये संदेश जाए कि ये सब हमारे दुश्मन हैं और इनको ये संदेश जाए कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं चाहता हूं कि हम और आप सब एक आवाज
आवाज में हमारे सरदार जी जो हमारे भाई बाबी बात कर रहे थे, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर आज यहां से साफ साफ ये फैसला पूरे देश को और सरकार को सुना दें कि हमें सीए भी मंजूर नहीं है। कहिए हाँ, हमको सीए भी मंजूर नहीं है, हमको किसी कीमत पर एनआरसी भी मंजूर नहीं है, हमको किसी तरह हम बाइकआउट करेंगे इसका। हम जानते हैं षड्यंत्र को कैसे फेल किया जाए। हमारे भाई ने कहा था कुछ मुसलमान गलती से ये कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा नाम शामिल कर दीजिए। मैं उनको यकीन दिलाता हूं, गिने चुने 2-4 मुसलमान होंगे जो ऐसा कह रहे होंगे। पूरे मुस्लिम समाज, पूरा लीडरशिप, पूरे इंटेलेक्चुअल्स, सारे लोग इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि हमें टोटल बाइकआउट करना है, हमें साफ साफ इनकार करना है। और इस मंच से आज हम सब मिलकर इस बात का आह्वान करते हैं कि हम ऐसे जालिमाना कानून को नहीं मानेंगे। भाइयों, देश को बचाओ, भारत को बचाओ, आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कोई और जाने या न जाने, खुदा आपको देख रहा है। आप इस बड़े देश को जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, जिसने पहले भी किया है और आइंदा भी करेगा, बहुत कम लोगों को मालूम है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारत के उज्जवल भविष्य और आलमी किरदार के बारे में भी कुछ इशारे किए हैं कि एक वक्त आएगा कि भारत क्या करेगा, मगर वो कब होगा? वो तब होगा जब इस भारत के दबे कुचले मजलूमों के हाथ में इस भारत के काफिले की क़यादत और रहनुमाई आएगी। और वो उस वक्त होगा जब हम सब हिम्मत से काम लें, अपने पैसे, अपना माल, अपना समय, अपनी सलाहियत, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब एक साथ इस बड़े मिशन पर लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इससे ज्यादा वक्त मुझे नहीं लेना चाहिए। हम सब मोहम्मद मिश्राम को भी सुनना चाहते हैं। ये काफी समय हो चुका है, लेकिन आज आपने जो फैसला किया है, मैं उम्मीद करता हूं ये देश में एक नई हिस्ट्री बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।